सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद निकिता। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे 3 फाइनेंशियल डिसीजंस, उनके फैक्टर्स देख लिए थे। बाय फैक्टर्स कौन से फैक्टर से इफेक्ट होते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे पहले आता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग हमारा एक ब्लूप्रिंट होता है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनाती है। ब्लूप्रिंट किस चीज का होता है? ऑफ फाइनेंशियल गोल्स, कि हमें हमारे फाइनेंशियल गोल्स क्या होंगे फ्यूचर में। क्लियर? एक तरह से ये क्या होता है? एस्टिमेशन होता है। एस्टिमेशन किस चीज का होगा? फंड रिक्वायरमेंट्स का, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में, कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? लॉन्ग टर्म सोर्स की रिक्वायरमेंट है या फिर शॉर्ट टर्म सोर्स की रिक्वायरमेंट है, ये देखेगा फाइनेंशियल प्लानिंग में। नेक्स्ट इज इनफ फंड्स अवेलेबल। सेकंड क्या देखेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग में? कि इनफ फंड्स अवेलेबल है या फिर नहीं है राइट टाइम पे। अगर नहीं अवेलेबल है इनफ फंड्स ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ने कमिटमेंट्स किए हुए हैं अपने डेट्स को पे करने के लिए, वो उन पे ऑनर नहीं कर पाएगी। ठीक है, एट द टाइम ऑफ नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, ऑर्गेनाइजेशन नॉट एबल टू ऑनर इट्स कमिटमेंट। एक तो ये हो गया, अपने डेट्स पे नहीं कर पाई। और सेकंड क्या हो गया कि जो उन्होंने प्लान्स बनाए हैं उनको कैरी आउट नहीं कर पाएगी। अगर शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो गई, अगर फंड्स ही नहीं अवेलेबल है, तो हम प्लान्स कैसे कैरी आउट कर लेंगे। हम एक्सपेंशन वाली एक्टिविटी हमने सोची हुई है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, या फिर कोई भी एसेट खरीदने के लिए हमने सोचा हो, तो वो एक्टिविटी हम कर ही नहीं पाएंगे एट द टाइम ऑफ नॉट अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो ये भी एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग में, कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी कैसे है। अच्छा, अगर फंड्स इजीली अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन के पास, ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग हमने बिल्कुल उसी तरह करी है कि इजीली अवेलेबिलिटी हो रही है हमारे फंड्स की, तो उस केस में क्या होगा? इजीली कैरी आउट कर सकते हैं हमारे प्लान्स को। ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये सोचा है कि हमने एक प्रोडक्ट निकाल दिया, उसके बाद हमें दूसरा प्रोडक्ट निकालना है, तो उसके लिए भी तो फंड्स चाहिए होंगे। इजीली प्लान्स कैरी आउट हो सकता है उस सिचुएशन में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, it is of also the blueprint which includes the choosing of best financial alternative। सबसे बेस्ट फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करें। काफी सारे सोर्सेज हैं हमारे फंड्स रेज करने के, बट फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या है? बेस्ट सोर्स, बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो हमारा फाइनेंशियल गोल है, कि अगर हमारा फाइनेंशियल गोल है पर्टिकुलर प्रॉफिट अर्न करना इतने परसेंट से, या फिर पर्टिकुलर सेल्स लेवल तक रीच करना, तो उस रिस्पेक्ट से हम जो सोर्स है रेज करने का फंड, उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये भी डिपेंड करेगा कि कितना जो सोर्स है वो कॉस्ट इफेक्टिव है या फिर लेस रिस्कियर है, जैसे हमने पढ़ा था। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात कर लेंगे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग करने का? ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग, अच्छा हमने पढ़ा था जब मैंने स्टार्टिंग में बताई थी चैप्टर में सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में, हमने उसमें वहाँ पे पढ़ा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे। उसमें प्लानिंग फंक्शन पढ़ा था कि जो भी प्लानिंग जब भी की जाती है वो फ्यूचर के लिए की जाती है, कि वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ठीक है, तो इसी तरह से जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो फ्यूचर को लेकर होता है हमारा। क्लियर? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर रिक्वायर्ड। जब भी हमें फ्यूचर में फंड्स की रिक्वायरमेंट होंगी, वो इजीली हमारे पास अवेलेबल हो जाए। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा फाइनेंशियल प्लानिंग का। ठीक है, कुछ रिस्कियर सिचुएशन आ गई, ठीक है, कुछ डेट को पे करना है, या फिर लॉस में जा रही है ऑर्गेनाइजेशन, या फिर एक्सपेंशन करना है, कुछ भी न्यू परचेज करनी है, उस टाइम पे हमें फंड्स इजीली अवेलेबल हो। पहला ऑब्जेक्टिव तो हमारा ये हो गया। सेकंड है डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरी। ऐसी सिचुएशन भी नहीं आनी चाहिए कि रिसोर्सेज अननेसेसरी आ जाए, मतलब फंड्स अननेसेसरी रेज कर ले। अच्छा, हमें ज़रूरत नहीं है और फंड्स अननेसेसरी हम लोग रेज कर रहे हैं, उसका फ़ायदा ही क्या है? वो कॉस्ट ही बढ़ाएगा, जिस सोर्स से हमने फंड्स लिए हैं उसकी कॉस्ट ही बढ़ाएगा। ठीक है, अगर बाय चांस
अननेसेसरी फंड्स हो भी गए, एक अमाउंट में सरप्लस मनी हो भी रही है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उस टाइम पे क्या काम होगा, वो जो पर्टिकुलर सोर्स है फाइनेंस का, मतलब पर्टिकुलर जो अमाउंट है उसको इस तरह इन्वेस्ट करें कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट अर्न हो या फिर रिटर्न्स अच्छा आ रहा हो इन्वेस्टमेंट में। क्लियर? नाउ अब हम बात कर लेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, इम्पोर्टेंस में हमने फाइनेंशियल प्लानिंग बना ली है, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, फाइनेंशियल गोल्स तैयार कर लिए हैं, सारी चीज़ें उसमें मेंशन कर दी है, प्लान पूरा रेडी हो गया है। ठीक है, अब हम इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि मतलब किस तरह ये ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रहा है, मतलब कैसे ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन फोरकास्टिंग फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो हमारा फ्यूचर है वो कैसा है, नेचर में अनसर्टेन है। किसी को भी पर्सन को या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पता है कि फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में क्या हो जाए। ठीक है, ना तो उसको अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स का पता है, ना अनएक्सपेक्टेड लॉसेस का पता है, ना कोई रिस्क का पता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। ठीक है, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। मान लीजिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो 20% सेल्स है वो होगी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब प्रेडिक्ट कर दिया कि 20% सेल्स होगी ऑर्गेनाइज। बट क्या हुआ, पहली सिचुएशन तो हमारी हो गई, बट एक्चुअल में क्या हुआ, या तो 10% डिक्रीज हो गई है सेल्स, और थर्ड सिचुएशन में ये हो सकता है कि 30% इंक्रीज हो गई है सेल। ठीक है, अब इन तीनों ही सिचुएशन में क्या होगा, अब इन तीनों सिचुएशन में क्या होगा, जो एक्सपेंसेस होंगे, जो खर्चा लगा होगा वो अलग अलग होगा, डिफरेंट एक्सपेंसेस लगे होंगे। ठीक है, तो इन डिफरेंट एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा वो इन तीनों सिचुएशंस के बारे में फाइनेंशियल प्लानिंग में लिखेगा। ब्लूप्रिंट जब बनाएगा तो तीनों सिचुएशन को लिखेगा, ताकि उससे क्या होगा, उससे पता चल सकेगा कि इतनी तो हमने प्रेडिक्ट की थी, बट अगर सेल्स कम हो रही है तो कैसे एक्सपेंसेस को मीट किया जाए, अगर सेल्स ज़्यादा हो रही है तो कैसे प्रॉफिट्स को इन्वेस्ट किया जाए। क्लियर? नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट, अवॉइडिंग शॉक्स एंड सरप्राइजेस। फ्यूचर अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, रिस्क हमेशा होती है ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में रिस्क के बिना चल ही नहीं सकता है बिजनेस। तो फ्यूचर जो अवॉइड करने के लिए शॉक्स और सरप्राइजेस को फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी की जाती है। नेक्स्ट, इजी कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। हमने देखा है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके गोल्स डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हमने ये देख लिया, मार्केटिंग वालों ने बोल दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने जो एडवर्टीजमेंट करते हैं उन्होंने बोल दिया कि हमें 2 lakhs का बजट चाहिए, मतलब 2 lakhs फंड्स चाहिए। क्यों चाहिए उन्हें 2 lakhs? कि हमें प्रॉपर एडवर्टीजमेंट करना है उस प्रोडक्ट का, या फिर जो भी सर्विस है उनका एडवर्टीजमेंट करना है, उसके लिए हमें 2 lakhs चाहिए। क्लियर? एचआर ने बोल दिया कि 1 lakh चाहिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्शन वालों ने बोल दिया कि 5 lakhs चाहिए न्यू प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो इस केस में क्या होगा, एक स्मूथ प्रोसेस से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रन कर पाएगी। मतलब पहले ही डिपार्टमेंट्स में सेट हो गया कि इस मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हमारा 2 lakh का बजट बनाना है, एचआर के लिए 1 lakhs का बजट बनाना है, एंड प्रोडक्शन का 5 lakh। तो उससे क्या होगा, एक सिंक्रोनाइजेशन आएगा एफर्ट्स में, एक स्मूथनेस आएगी इनकी वर्किंग में। ठीक है, कुछ ये नहीं होगा कि मार्केटिंग वाले आके बोल रहे हैं कि हमें अभी फंड्स की ज़रूरत है या फिर ये करना है वो करना, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक डिटेल्ड प्लान बनाया जाएगा फाइनेंशियल प्लानिंग में। ठीक है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में गोल्स बनाएंगे। ठीक है, कि कितने, कौन से डिपार्टमेंट को कितना अमाउंट का फंड चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिड्यूस वेस्ट एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। जब हमारे पास एक पूरा प्रॉपर डिटेल प्लान होगा मतलब सारी चीज़ें उसमें लिखी रहेंगी कि कितनी फंड रिक्वायरमेंट है, कौन से सोर्स से जनरेट करनी है, कहाँ इन्वेस्ट करनी है,
ठीक है, उस प्रॉफिट्स को कैसे डिवाइड करना है। तो उससे क्या होगा, जो हमारे एफर्ट्स हैं, एक तो वेस्ट रिड्यूस होगा, और जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज हो जाती है कई बार ऑर्गेनाइजेशन में, उस चीज से बच सकेंगे। जब हमारे पास पूरा एक प्रॉपर प्लान होगा कि हमें करना क्या है, तो उससे क्या होगा, रिड्यूस इन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। नाउ फाइनेंशियल प्लानिंग लिंक्स बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, ये एक तरह से लिंक बिटवीन होती है प्रेजेंट टाइम से फ्यूचर टाइम तक। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में हमें ये हमारा ये है एक्चुअल परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि हम अभी है कहाँ, वेयर वी आर, अभी फिलहाल में कहाँ है, और फ्यूचर में क्या है, वेयर वी वांट टू गो। तो जो इस बीच के ब्रिज है, ये बीच का ब्रिज है, ये सारी जो प्लानिंग की जाएगी कि हमें जाना कहाँ है, उस प्लानिंग को क्या बोलेंगे हम, फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, ये एक तरह से लिंक होता है प्रेजेंट टाइम से बीच में, और प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम के बीच में। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम देख लेंगे लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंशियल प्लानिंग एक लिंक होती है बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। कैसे होती है, हमने फाइनेंसिंग डिसीजन में ये देख लिया कि हमें जो फंड्स हैं वो किससे अरेंज करना है ना, अरेंजमेंट देख लिया कि कौन से सोर्सेज से हमें फंड्स को अरेंज करना है। फंड्स अरेंज हो गए, अब जब फंड्स अरेंज हो गए तो हम उसको क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, है ना, इन्वेस्ट ही तो करेंगे। तो ये क्या होगा, एक तरह से लिंक हो गया कि अरेंजमेंट ऑफ फंड्स दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड इट्स इन्वेस्टमेंट दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये एक लिंक हो गया फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इजियर, लाइक इन कंट्रोलिंग। जब सबको फाइनेंशियल प्लानिंग बना रहे होंगे, जब सबको उसमें अपने ऑब्जेक्टिव्स पता होगा, गोल्स पता होगा, ठीक है, एम्स पता होगा, तो उस केस में क्या होगा, इजीली हम अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर पाएंगे। एक स्टैंडर्ड सेट किया होगा ना, जैसे हम कंट्रोलिंग में करते थे स्टैंडर्ड सेट, एक स्टैंडर्ड सेट किया होगा हमने, एक स्टैंडर्ड से क्या होगा, एक बेंचमार्क से क्या होगा, हमें इजीली पता होगा कि जो हमारी एक्चुअल में परफॉर्मेंस है वो क्या आ रही है। ठीक है, कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, नेगेटिवली जा रही है, या फिर पॉजिटिवली डेविएशंस आ रहे हैं, वो इजीली हम टैकल कर पाएंगे थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग। सो ये स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर को पढ़ाने से पहले मैं ना आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूँगी 12th स्टूडेंट्स के लिए जो एडवाइस फुल हो। ठीक है, जैसे कि पहली बात तो ये बताना चाहूँगी, क्या होता है ना कि 12th क्लास के जो बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं मोस्टली जो होते हैं वो स्ट्रेस में रहते हैं कि हाय हमारा तो बोर्ड है, कैसे होगा, क्या एंड रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ बताना चाहूँगी कि बोर्ड्स को इतना बड़ा हेक्टिक चीज, डिफिकल्ट चीज ना समझे, उसको बहुत आराम से लेकर चले। मतलब लीनियंट भी नहीं होना है, बट हाँ जो भी आप लर्निंग कर रहे हो, जो भी आप सीख रहे हो चीज, उसको एंजॉय के साथ सीखो। अगर आप एंजॉय के साथ सीखोगे ना, फन लर्निंग करोगे, एक स्टोरी की तरह पढ़ोगे चीज़ों को, तो वो आपके दिमाग में एक तो बैठेगी भी, और साथ में क्या होगा, आपको लाइफ टाइम तक वो चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, चाहे आप ग्रेजुएशन में आ जाओ, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में आ जाओ। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या होता था कि मैं काफ़ी सारे 3-4 इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पे मतलब मैं बिजनेस स्टडीज़, मैनेजमेंट या फिर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हूँ। तो वहाँ पे क्या मैं चीज़ देखती थी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ, जैसे ही मैं जाती थी मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मेरी क्लास में आ जाती थी। वो क्यों होती थी, बिकॉज वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो स्टडी को एक तरह से बोरिंग चीज़ लेकर नहीं चलते थे, मतलब स्टडी को एंजॉय करते हुए चलते थे। मतलब एग्जाम्पल्स कोट करना, एग्जाम्पल्स बताना, उससे क्या होता है ना, जैसे हम पढ़ा रहे हैं अभी आपको, तो आप थोड़ा सा माइंड में अपने अब खुद भी एग्जाम्पल्स लाया करो। ठीक है, कि रियल लाइफ में इस चीज़ को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। बाकी जो भी है साथ साथ हम बताते हुए चलेंगे कि आपको कैसे आंसर शीट में प्लॉट करना है और क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन से एमसीक्यूज में से क्वेश्चन
कौन से क्वेश्चन में से एमसीक्यूज बन के आ सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। एंड सेकेंडली मेरे को एक बात बतानी है कि जैसे मैं थोड़ी टिप्स लाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, मे बी 1-2 दिन बाद लाऊंगी, कि कैसे आपको 100 में से 100 स्कोर करने हैं बिजनेस स्टडीज़ में, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें बताऊंगी कि एमसीक्यूज को कैसे कैटर करें, आंसर्स को कैसे करें। अच्छा, जब कॉलेज में थी बिजनेस स्टडीज़ में तो मेरे आए थे 95+ मार्क्स, बट जब मैं कॉलेज में थी उस टाइम पे क्या होता था, जब भी मेरी आंसर शीट जाती थी वहाँ पे कोई भी मतलब रोल नंबर, ऐसे नेम्स तो लिखा नहीं होता था पर्टिकुलर स्टूडेंट का, बस रोल नंबर लिखा होता था। जब यूनिवर्सिटी में जाती थी हमारी आंसर शीट, तो मतलब आंसर्स हमेशा फर्स्ट रैंक कैसे आती थी, मतलब कैसे मैं अपने आंसर्स को जो बाकी स्टूडेंट्स हैं मेरी फ्रेंड्स वगैरह उनसे कैसे डिफरेंट बनाती थी आंसर, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मैं यही कोशिश करूंगी कि आप लोगों के 95+ मार्क्स आए बिजनेस स्टडीज़ में, ठीक है। बाकी आप लोगों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा कि कैसे आप लोग स्टडी कर रहे हो, क्लियर। बाकी मैं सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे एमसीक्यूज बताना, आंसर राइटिंग बताना, सारी चीज़ें बता दूंगी कि कौन से एग्जाम्पल्स लिखने हैं आपको, कौन सी चीज़ें मतलब जो होता है ना, हम जो अभी रियल लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं वो ज़्यादा पोर्ट करने हैं, ठीक है। उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि कौन सी बिजनेस न्यूज़ डालनी है आपको क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो अब पढ़ लेते हैं हम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, क्लियर। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई भी कंपनी है या फिर बिजनेस है, हमने उसको स्टार्ट किया है, उसको शुरुआत की है, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास 2 सोर्सेज हैं फंड्स के, कि हम जो अपनी कैपिटल है, जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो 2 तरह से हम कैपिटल को बना सकते हैं, या तो बोरो लेकर बना सकते हैं या फिर ऑनर्स फंड्स के थ्रू, ठीक है। और बोरोड में क्या होगा, बोरोड में हमारा डेट सोर्स आ जाएगा और ऑनर में हमारा इक्विटी सोर्स आ जाएगा, क्लियर। हम एक तरह से ना 3 एग्जांपल्स के थ्रू बात कर लेते हैं कि ये 3 कंपनीज है या फिर 3 बिजनेस है, इन्होंने अपनी बिजनेस जो स्टार्ट किया है। कंपनी ए ने 30% डेट के थ्रू 70 इक्विटी, कंपनी बी ने 70 डेट 30 इक्विटी, सी ने 60 डेट और 40 इक्विटी, ठीक है। तो जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, मान लो कंपनी सी की बात करें हमने, कंपनी सी ने 60% डेट और 40% इक्विटी है। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक प्रोपोर्शन बन रहा है, एक रेशियो बन रहा है डेट और इक्विटी का बना के, जिसमें हमें कैपिटल हमारी इन्वेस्टेड दिख रही है, उस प्रोपोर्शन को, उस कॉम्बिनेशन को, डेट और इक्विटी के, उसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेसिकली द प्रोपोर्शन, द रेशियो और द कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, ठीक है। जो दोनों सोर्सेस से मिला के बनी हो कैपिटल, डेट प्लस इक्विटी, ठीक है, उसको बोलेंगे हम कैपिटल स्ट्रक्चर। कितना प्रोपोर्शन तो हमारा डेट का है और कितना प्रोपोर्शन हमारा इक्विटी के थ्रू है, क्लियर। अब जैसे आप लोग जब एग्जाम के में ये पाई चार्ट के थ्रू दिखा सकते हो, ये पाई चार्ट बना सकते हो, ठीक है, कि इक्विटी कैपिटल कितना है, प्रेफर्ड स्टॉक, डेट, अदर सोर्सेज, थोड़ा जो आंसर है ना उसको थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा आंसर, कि हाँ स्टूडेंट्स को आता है। ये चीज़ें हम जब आंसर शीट चेक करते हैं तो देखते हैं स्टूडेंट्स की कि क्या इन्होंने पोर्ट किया है एग्जाम्पल में। तो आप पाई चार्ट्स बना सकते हो या फिर इस तरह से ग्राफ बना सकते हो कि इतना इक्विटी है, इतना प्रेफर्ड स्टॉक है, इतना डेट, थोड़ा मतलब अपने आंसर शीट में आंसर्स को इनोवेटिव बनाओ, क्लियर। तभी मार्क्स को अट्रैक्ट कर पाओगे आप। कैपिटल स्ट्रक्चर का हमारा फॉर्मूला डेट डिवाइड बाय इक्विटी, क्लियर। नेक्स्ट अब हम एक एग्जांपल ले लेंगे। तो हम एक एग्जांपल देख लेंगे।
एनसीईआरटी में गिवन है ये एग्जाम्पल नंबर 1। क्लियर? आप लोगों को इजीली ये समझ आ जाएगा, एनालाइज कर पाओगे आप ये क्वेश्चन कि कैसे ये सॉल्व हो रहा है। अच्छा, एक बात और है, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो फाइनेंशियल लिवरेज का जो कॉन्सेप्ट है या फिर ट्रेडिंग और इक्विटी का कॉन्सेप्ट है, वो जो आपका कॉन्सेप्ट है वो इसी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या है? फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब है कि जो डेट सोर्स है, डेट मतलब बोरोड फंड है, वो कैसे चीपेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, और वो कैसे यूजफुल है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम चीपेस्ट कैसे हो गया, तो वो अब इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ठीक है। और दूसरा, एक तो चीपेस्ट सोर्स तो है ही है, वो सेकंड क्या है इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जो हमारा अर्निंग पर शेयर है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। क्लियर? वो अब हम इस एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं कि कैसे वो अर्निंग पर शेयर बढ़ा रहा है डेट फाइनेंस। दो चीजों के आंसर मिल जाएंगे हमें इस एग्जाम्पल से, एक तो ये कि डेट चीपेस्ट सोर्स कैसे है और दूसरा अर्निंग पर शेयर कैसे बढ़ा रहा है। स्टार्ट करते हैं। हमारे गिवन है टोटल फंड्स यूज 30 लाख, इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, मतलब कि जो उधार पर हमने पैसे लिए हुए हैं, जिससे हमने उधार पे लिए हुए हैं, उसने इंटरेस्ट रेट बताया कि 10% ब्याज तुम्हें देना पड़ेगा, हमें 10% ब्याज उनको देना पड़ेगा। टैक्स रेट दिया हुआ है 30%, ठीक है। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है 4 लाख। नेक्स्ट डेट, डेट मतलब जो बाहर से हमने उधार लिए हुए पैसे। सिचुएशन, 3 सिचुएशंस ली हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली सिचुएशन में जो डेट है नील, हमने लिए ही नहीं है डेट। सिचुएशन 2 में है 10 लाख के डेट, सिचुएशन 3 में है 20 लाख के डेट। क्लियर? स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल को। सबसे पहले आ जाएगी हमारी EBIT। EBIT को लिखेंगे, EBIT को लिखेंगे तो EBIT हमारी कितनी गिवन है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये रही हमारी EBIT, ये रही, ये हमारी 4 लाख दी हुई है, लिख दिया हमने 4 लाख, कोई दिक्कत? क्लियर? अब हमारा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, मतलब कि ये हमारी वो अर्निंग्स है जिसमें हमने इंटरेस्ट अभी तक चार्ज नहीं किया है। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमें देना है ना बोरोवर्स को। तो इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। इंटरेस्ट हम देख लेते हैं, हमें गिवन है इंटरेस्ट रेट 10%, यहाँ मैं लिख लूंगी 10% कि इंटरेस्ट रेट हमारा 10% दिया हुआ है। तो पहली सिचुएशन में देखेंगे कि पहली सिचुएशन में तो हमने डेट्स लिए ही नहीं है, तो कोई इंटरेस्ट लगेगा? अगर डेट्स लिए नहीं है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट सिचुएशन में मैं देख लूंगी कि सिचुएशन 2 में 10 लाख के डेट्स लिए हुए हैं, 10 लाख का अमाउंट है, तो 10 लाख के डेट्स हैं और इंटरेस्ट रेट हमारा 10% है, तो 10 लाख का 10% कितना हो गया हमारा? 1 लाख, ठीक है। 1 लाख मैंने लिख दिया। अब सिचुएशन थर्ड में मैं देख लूंगी कि जो डेट्स हैं वो हमारे 20 लाख के हैं, 20 लाख का 10% कितना हो गया हमारा? 2 लाख, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ये तो चीज बहुत इजी सी है, पहले लगा दिया हमने, इंटरेस्ट लगा दिया, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसमें 1 लाख का, क्योंकि 10 लाख का 10% 1 लाख होता है, और उसके बाद 20 लाख का 10% 2 लाख होता है। क्लियर? इसके बाद क्या हो जाएगी? जब हमने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया उन अर्निंग्स पे जो बिफोर इंटरेस्ट थी, तो हमारा क्या आ गया? ये अर्निंग्स बिफोर टैक्स, ठीक है, क्योंकि हमने अभी टैक्स नहीं लगाया, अर्निंग्स बिफोर टैक्स माइनस कर देंगे इसमें से इंटरेस्ट। पहली सिचुएशन में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, 0 इंटरेस्ट है, तो सीधा 4 लाख आ गया मेरा। दूसरी सिचुएशन में जो इंटरेस्ट है वो 1 लाख का है, तो माइनस करेंगे, कितना आ गया? 3 लाख आ गया। नेक्स्ट सिचुएशन में माइनस करेंगे, ये आ गया हमारा 2 लाख। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट हम बात कर लेंगे, हमें दिया हुआ है टैक्स रेट। टैक्स रेट दिया हुआ है, कितना टैक्स रेट है?
30%। क्लियर? ये 30% अब हमें कैसे कैलकुलेट करना है? ये हमारा जो अर्निंग्स बिफोर टैक्स है, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, इनके ऊपर, इन अर्निंग्स के ऊपर हमें टैक्स रेट कैलकुलेट करना है, जो कि है 30%। अब हम 4 लाख का देख लिया, टैक्स रेट कितना है? 30%। ठीक है, तो अब 30% कैलकुलेट कर देंगे 4 लाख पे। कितना आया 4 लाख का? अगर 30% हमने किया, ये आया हमारा 1,20,000। ऐसे ही सिचुएशन 2 में 3 लाख का 30% कर देंगे, तो ये आया हमारा 90,000। 2 लाख का 30% करेंगे, ये आ गया हमारा 60,000। अब क्या करना है? ये टैक्स से निकल गया। अब हमें निकालनी है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स की, कितनी अर्निंग्स हो रही है टैक्स पे करने के बाद। कैसे होगी वो? 4 लाख में से 1,20,000 माइनस कर लेंगे, 1,20,000, कितना आ गया? 2,80,000। अब देखेंगे 3 लाख में से 90,000 टैक्स माइनस करा, 2,10,000 आ गया। 2 लाख में से 60,000 माइनस किया, ये हमारा 1,40,000 आ गया। ये आ गई हमारी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ठीक है, अर्निंग्स आ गई ये टैक्स पे करने के बाद। अब हमें ईपीएस निकालना है। नंबर ऑफ शेयर्स ₹10 ईच है हमारा, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। ईपीएस कैसे निकाल लेंगे? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ₹10 ईच, मतलब 2,80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो कितना हो गया? ये समथिंग इतना आ गया 0.93, ऐसे आ जाएगा ये 0.93। ऐसे ही हम इसमें करेंगे 2,10,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, कितना आ गया? ये 21/20, 1.05। और इसमें सेम ऐसे 1.40। ठीक है, 0.93 आ गया सिचुएशन 1 में ईपीएस, 1.05 आ गया, 1.40 आ गया। ये एग्जाम्पल तो हमने कर लिया। अब आप इस एग्जाम्पल से क्या एनालाइज कर रहे हो वो समझना है। हमने इस एग्जाम्पल से ये एनालाइज किया कि जो डेट है, मतलब जो बोरोड फंड्स है, वो चीपेस्ट सोर्स है हमारा फाइनेंसिंग का, और दूसरा ये हमारा हेल्प करता है ईपीएस बढ़ाने में। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैं आप बताऊंगी कि ईपीएस बढ़ाने में कैसे हेल्प करी। आप लोगों ने देखा कि सिचुएशन 1 में बोरोड फंड्स तो कुछ थे ही नहीं, तो इस केस में क्या है? 0.93 ईपीएस है। मतलब तीनों को अगर कंपेयर करें, सबसे कम ईपीएस जो है वो इसमें है 0.93। इसमें क्या है? बोरो फंड्स कुछ है नहीं, नील है ना, नील थे। हमने सिचुएशन 2 में देखा जो बोरो फंड्स थे वो 20 लाख थे, इसमें भी है ईपीएस 1.05, मतलब है ईपीएस। सिचुएशन 3 में देखा 20 लाख है, 1.40। सबसे ज्यादा जो बोरोड फंड्स थे हमारे सिचुएशन 3 में थे वो 20 लाख, और सबसे ज्यादा ईपीएस भी हमारी इसी केस में बैठ रही है। तो ये कंक्लूजन का क्या बनता है इसका? ये कंक्लूजन बनता है कि जब हमारे हायर डेट्स होंगे उस केस में क्या होगा? सबसे ज्यादा ईपीएस। सो अब हम बात कर लेते हैं कि ईपीएस क्यों राइज, कौन सी सिचुएशन में कम है और कौन सी सिचुएशन में ज्यादा है, क्यों कम है क्यों ज्यादा है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं ईपीएस फर्स्ट सिचुएशन में, जहाँ पे हमारे बोरोड फंड हमने बोरो किया ही नहीं हुआ था, वहां पे सबसे कम ईपीएस इसलिए है क्योंकि जब हमने बोरो कम किया हुआ है, ये देखो बोरोइंग्स कम की हुई है, बट हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स ज्यादा है, तो हमें ज्यादा डिविडेंड पे करना पड़ रहा होगा, मतलब उनका जो हमें ज्यादा लोगों में बांटना पड़ रहा होगा अमाउंट। ठीक है, तो उसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो हम कम रख के तो वो बांटेंगे। ठीक है, तो 0.93 इसलिए। अगर हम आगे सिचुएशन में बात करें तो इनमें बोरोड फंड हमने बाहर से उधार ज्यादा लिया है, तो मतलब हमारे शेयर होल्डर्स, मतलब इक्विटी जो सोर्स के थ्रू फाइनेंसिंग है वो कम है, मतलब हमें कम लोगों में डिविडेंड बांटना पड़ रहा है, कम लोगों में अपना प्रॉफिट बांटना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से जो अर्निंग पर शेयर है हमारा वो ज्यादा है। ठीक है, तो एक कंक्लूजन बना लेते हैं
इस कंक्लूजन में ये बोलते हैं कि जो डेट है उसको चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग माना गया है. इट हेल्प्स इन सेविंग द टैक्सेस एंड ऑल्सो इट इंक्रीजेस द अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें. थैंक यू.